બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ દલાલ અને મારી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। दिवाली सेलिब्रिटीज़ तो चलो अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन मार्केट में वो फेस्टिवल अभी भी जारी है और एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके आया है ये दिवाली का त्यौहार। कैसे आप देख रहे हो? जैसे कि अभी बहुत जो अनसर्टेनिटी थी वो अभी सर्टेनिटी की तरफ जा रही है धीरे धीरे। आज जैसे हमने देखा कि यूएस चाइना का भी वन स्टेप अहेड हमने आते हुए देखा है। अपने भी बायलैटरल टॉक्स चल रहे हैं। रिजल्ट सीज़न पैन आउट अच्छी सी हो रही है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। फेस्टिव सीज़न गई है तो ऑफ कोर्स सेल्स के फिगर जो इनिशियल आ रहे हैं उसमें भी हम एक बूस्ट अप देख रहे हैं। कैसे देखेंगे मार्केट को? ये मोमेंटम जो अभी रख रहा है वो आगे जाके भी कायम रहेगा, ऐसा आपको लग रहा है? रख सकता है और इसमें खास इम्पोर्टेंट चीज है एफआई की वापसी। जी देखिए, डीआईएस के पास तो भरपूर लिक्विडिटी है, वो खरीदते जा रहे हैं। हर महीने 50-60 हजार फ्रेश एमएफ को पैसा मिल रहा है, जिसमें 30,000 एसआईपी के बुक्स जरिए आ रहा है, तो खरीदारी के लिए पैसा बहुत है। अगर डोमेस्टिक की खरीदारी में क्या होता है कि 5% के अलावा अभी उतनी उसी लेवल पे कैश रखते हैं, यानी जो भी पैसा आता है उसमें 90 से 95% वो खरीद लेते हैं। तब जब भी मार्केट में कोई डायरेक्शन आती है, जैसे जीएसटी के कारण आपको कंज्यूमर में डायरेक्शन आया कि अच्छा होगा, तो एक सेक्टर रोटेशन आ जाता है डोमेस्टिक डीआईएस को, क्योंकि वो किसी में प्रॉफिट बुक करके दूसरे से, इसलिए इतनी महीनों से आप देख रहे हैं कि मार्केट ना बहुत बढ़ रहा था ना बहुत गिर रहा था। डीआईएस उसको काबू रख रहे थे, मगर एक स्विंग के लिए एफआईएस जो कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, वहां पे बदलाव आएगा तो मार्केट एकदम नए स्तर पर पहुंच सकती है। और वही हो रहा है। आपने देखा होगा कि एफआईएस की सेलिंग पहले कम हुई और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बाइंग। तो मार्केट, अगर आप सोचे कि मार्केट में क्या ये रुझान जो अभी आया है वो सस्टेन होगा, तो एफआईएस के लिए क्या चाहिए इंडिया से वो देखना होगा। तो पहली चीज सबसे टॉप ऑफ माइंड उनके लिए है ट्रेड डील का सोल्यूशन, क्योंकि यूएस चाइना की बात छोड़िए, उधर रेट कट की बात छोड़िए, वो सब एक ओवरऑल माहौल को ठीक करता है और इक्विटी रिस्क एसेट्स के लिए ठीक करता है, और रेट कट आएगा तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ठीक करता है। तो बट उस पूल में इंडिया का क्या है, फाइट है चाइना, साउथ कोरिया, ऐसी मार्केट से जहां पे एफआईआई सोचते हैं कि उसकी वैल्यूएशन कम है, इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है। तो हमारे लिए ग्रोथ ही एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि हम कभी सस्ते मार्केट बनने नहीं वाले हैं। तो वैल्यूएशन के तौर पर हमें वो जो पीजी का कैलकुलेशन होता है ना, प्राइस अर्निंग्स रेशियो कंपेयर्ड विद द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, वहां पे ग्रोथ अच्छी आने से ही एफआईएस वापस आएंगे, तभी हमारी वैल्यूएशन उनको रीजनेबल फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो मेरे ख्याल में अभी जो ये अच्छा रुझान जो चल रहा है उसको सस्टेन होने के लिए जल्द से जल्द एक ट्रेड डील की कुछ इंटरम तो सही अनाउंसमेंट होने की जरूरत है, तभी आपको मार्केट नए लेवल्स हाइज पहुंच सकती है। और इस चीज के अलावा जो बाकी की चीज है डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली, वो ज्यादातर सपोर्टिव है। एक्सेप्ट आपने देखा होगा ये रशिया की 2 कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, पर उसमें भी मैं एक पॉजिटिव ढूंढता हूं कि अगर इस प्रतिबंध के कारण जो सैंक्शन लगा रहे हैं, अगर इंडियन ऑयल कंपनीज रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते हैं तो वो अच्छी बात हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऑयल हमें किसी और से खरीदना होगा, और क्यों ना हम यूएस से ही खरीदें। तो ट्रेड डील के लिए फैसिलिटेट करता हुआ भी ये चीज मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सैंक्शन कर दिया तो हम रशिया से कह सकते हैं कि सॉरी भैया, उन्होंने सैंक्शन लगाया इसलिए हम नहीं खरीद रहे हैं। तो रशिया से दोस्ती भी जारी रहेगी, मगर उस गैप जो आती है हम थोड़ी सऊदी अरेबिया से फिल करेंगे और थोड़ा यूएस से भी फिल कर सकते हैं। तो ट्रेड डील के लिए ये भी एक पॉजिटिव खबर है। तो मेरे ख्याल में इंतजार अभी उसी का होगा कि शायद 1-1.5 महीने के अंदर एटलीस्ट एक इंटरम ट्रेड डील साइन हो, तो वो फिर मार्केट को नई हाइस तक ले जा सकता है। वैसे तो उसके अलावा मार्केट एक बुलिश कंसोलिडेशन ट्रेंड पे रहेगी, यही मेरा मानना है। यस, ये ट्रेड डील ऑफ कोर्स एक लॉन्ग अवेटेड है और वहाँ हम चाहेंगे कि कुछ एक फाइनल हमें आउटकम देखने को मिले। लेकिन तब तक अभी हम जैसे मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अभी जो लेवल्स पे हम आए हैं वो लेवल्स पे लेके आए हैं, राइट। और उसमें एक जो एरिया है वो है फाइनेंशियल सेक्टर।
और वहाँ ऑफ कोर्स आरबीआई के बहुत सारे नॉर्म्स रिफॉर्म्स बहुत काम कर रहे हैं और जो ओवर द पीरियड ऑफ हमने देखे हैं और उनमें से सब थोड़े रिजल्ट्स अभी हम दिख रहे हैं, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी इंडियन बैंक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, राइट। और वो एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आरबीआई ने वो रिफॉर्म्स डाले हैं, ईज आउट किए हैं, तो अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। अभी की जो अगर बात हम देखें तो आरबीएल बैंक एग्जाम्पल है, फेडरल बैंक है। कैसे आप देख रहे हो फाइनेंशियल सेक्टर में इतना इंटरेस्ट जो ओवरसीज में से आ रहा है, कैसे हम देखेंगे और अपना जो स्ट्रेंथनिंग जो अपनी इकोनॉमी का जो स्ट्रेंथनिंग और बैंकिंग सेक्टर का जो स्ट्रेंथनिंग इससे होगा, कैसे आप देखोगे और कौन से इसमें वर्टिकल्स आप चूज करोगे निवेश के लिए, क्योंकि एनी विच वेज ये सेक्टर बूमिंग सेक्टर हम देख रहे हैं। तो पहली चीज है, जैसे आपने कहा, हमें थैंक यू बोलना होगा आरबीआई गवर्नर के लिए, क्योंकि उन्होंने ना ही बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया है और बहुत सी सपोर्टिंग चीजें, रेट कट से शुरू करके लिक्विडिटी इन्फ्यूजन करके, सीआरआर कट करके, फिर लेंडिंग लिमिट्स अगेंस्ट शेयर्स को बढ़ाया, फिर लेंडिंग लिमिट्स फॉर आईपीओस को बढ़ाया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए उन्हें बहुत सी राहत दी और गोल्ड लोन्स के लिए भी उन्होंने सपोर्टिव चीजें की। तो ओवरऑल आरबीआई गवर्नर ने रियलाइज किया कि इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या थी। इंडिया की बिगेस्ट प्रॉब्लम थी कंजम्पशन, मास बेस्ड कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा था। और वो क्या है कि एक तरफ सेंटिमेंट ऑफ द कस्टमर, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की राहत दी और जीएसटी में कट किया, पर दूसरी होता है कि एक क्रेडिट कल्चर की जाके बाय नाउ पे लेटर की जो एक थॉट प्रोसेस होती है उसको सपोर्ट करते हुए, क्योंकि इंडिया की अभी भी क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो वर्ल्ड के कंपैरिजन में कमी है, बहुत रूम है इसमें बढ़ने के लिए। और यही चीज फॉरेन एफआईआईस भी देख रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री तो है हम, मगर अगर बैंकिंग सिस्टम को रिलीज किया गया तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग सिस्टम एक तरह की ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी होती है। तो मल्टीप्लाई इफेक्ट की बात करते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आता है। कि समझे कि किसी ने 10 रुपए का डिपॉजिट डाला एक बैंक में, उससे 70% ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो रखे तो 7% लेंड करता है। तो 7 रुपए लेंड करने से वो क्या होता है कि वापस वो सिस्टम में, वापस बैंकिंग सिस्टम में थ्रू डिपॉजिट्स आ जाता है, थ्रू सम अदर फॉर्म, either थ्रू कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या आपको भी, फिर उससे अगेन एक लेंडिंग 7 रुपीज से 70% ऑफ 7, 4 रुपीज 90 पैसे बैंक लेंड कर सकती है। तो ये सिस्टमेटिकली जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है बैंक लेंडिंग का, वही इकोनॉमिक ग्रोथ को सुपर बूस्ट दे सकती है। मगर एक माहौल ठीक बनना था, एक एनपीए का डर मन से हटना था। तो वहां पे भी देखे कि हमारे बैंक ने भी अच्छी काम किया है कि ओवरऑल उन्होंने एनपीएस को भी एक कंट्रोल पे रखा है। तो फॉरेनर्स यही देख रहे हैं कि अगर इंडिया के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है तो बैंकिंग सिस्टम इज द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट, इसीलिए वो भी इतने बैंक्स के ऊपर निवेश कर रहे हैं। और उनके लिए भी सेफर भी है ना, सेफर जोन भी वो हो सकता है। एक सेफर जोन एक बात है, दूसरी बात है कि देखिए जो एमएससीआई इंडिया का इंडेक्स होता है वो फॉरेन फंड मैनेजर वही बेंचमार्क होता है। उस इंडेक्स में 35% बीएफएसआई स्टॉक्स है। तो वो एज फंड मैनेजर उनको वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना है, तो 35% वाला सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली उसमें उनको चुनना ही है, बिकॉज बेंचमार्क में 35% है जी। अब सेकंड बात ये है कि अब ये जो हो रहा है वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर बैंक में हो रहा है, मगर रियल पॉट ऑफ गोल्ड है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। क्योंकि अगर गवर्नमेंट से खबर आई थी कि हम वो लिमिट जो है उसको एफआई की लिमिट को बढ़ाने वाले हैं। नंबर 2, पीएसयू बैंक्स की मर्जर की बात अगेन उठ रही है और शायद आने वाले बजट में उस पर कुछ काम किया जाएगा। तो अगर, क्योंकि बड़े स्केल वाले बैंक, हमारे पीएसयू बैंक्स का क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी रैंकिंग साइज के हिसाब से बहुत कम है और इसलिए फॉरेनर्स उतना पब्लिक सेक्टर में अभी निवेश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज साइज की इशू है। अगर वंस मर्जर हो जाए और आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलाकर उस लिमिट को भी रेज कर दिया तो फॉरेन कैपिटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आ सकता है और वो एक बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की जो कैपेक्स साइकिल को फंड करना पब्लिक सेक्टर बैंक से कर सकते हैं। तो एक लोन ग्रोथ अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे ख्याल से एक थोड़ी लंबी अवधि के टाइम पर देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और भी फॉरेन पैसा आ सकता है और वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो मेरा फर्स्ट पिक, आपने पूछा था कहां से पिक करेंगे, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक को पिक करूंगा। सेकंड चीज है कि ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक तो कंज्यूमर लेंडिंग, एनबीएफसी तो कंज्यूमर लेंडिंग में है,
आगे हैं, मगर सभी लोग जो सेविंग्स इनकम टैक्स का है और उसका बेनिफिट खाली कंजम्पशन में नहीं, सेविंग्स में भी डालेंगे। तो वो सेविंग्स में कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेविंग्स भी, क्योंकि हमारे मार्केट में इतने हलचल के बावजूद जी रिटर्न तो डिसेंट दिया है, बहुत करेक्शन नहीं हुआ है। तो कॉन्फिडेंस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर इन द म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट ये भी बढ़ेगा। तो मेरे लिए कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेस जो है, चाहे वो ब्रोकिंग लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए, एएमसीज लीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, तो ये सब मेरे लिए एक हाई ग्रोथ सेक्टर दिखती है। और वो भी मेरे लिए एक मीडियम टर्म कॉल में आपको उस नॉन लेंडिंग साइड ऑफ द बीएफएसआई स्पेस में भी आपको ध्यान देना होगा कि ये एक इक्विटी कल्चर जो धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे नहीं कहना है, तेजी जी। से बढ़ रही है, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। ये एब्सोल्युटली, और जो ये कल्चर बढ़ रहा है वो हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है, हमारे टर्म्स पे आ रहा है। कोई वोटिंग उसमें भी कुछ उसमें कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, और पार्टिसिपेशन हम इंडियन का एक थोड़ा बढ़ रहा है। सो हैविंग सेड दैट, जो दूसरा जो एरिया है वो है आईटी। अभी वहाँ हम देखें तो इतने अपॉर्चुनिटीज़ है, वैल्यूएशन वाइज अच्छा है, ऑर्डर बुक उनकी अच्छी है, नए इमर्जिंग एआई प्लेटफॉर्म्स अभी बन रहे हैं। आज जैसे हमने देखा कि रिलायंस ने भी मेटा के साथ किया है। और एक अभी यहाँ एक इंटरेस्ट हम देख रहे हैं भारत में, ऑफ कोर्स ग्लोबली तो था ही। कैसे आप यहाँ निवेश करोगे? आप देखोगे अभी इस तरफ, और इफ यस कहाँ आप निवेश करोगे? देखिए, मेरा मानना है कि आईटी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। पिछले शो में भी मैंने आपको कहा था, कंसिस्टेंटली मैं कह रहा हूँ कि आईटी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, क्योंकि एफआईएस जब इंडिया को बेच रहे हैं वो पूरे सभी स्टॉक्स को बेचते थे, और आईटी 10 to 11% ऑफ द इंडेक्स है, तो वो बेच रहे थे, मगर डीआईएस की कॉन्फिडेंस नहीं थी उसको खरीदने की, इसलिए आईटी में सबसे ज्यादा गिरावट अभी भी 1 साल का देखें तो मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर आईटी रहा है। तो वह भी एक कैचअप रैली तो होना ही है, और उस कैचअप में आपको लार्ज मिड स्मॉल कैप सभी आईटी कंपनीज में एक कैचअप रैली होगा। तो नंबर 1, आप जस्ट आईटी सेक्टर में ब्रॉडली निवेश करेंगे तो ठीक होगा, नंबर 1। पर नंबर 2, अगर एआई की बात करें तो नेचुरली 2 चीज होती है। मिड एंड स्मॉल कैप आईटी कंपनीज थोड़ा श्रुति से निम्बलनेस ज्यादा होता है, वो शायद एआई कंसल्टिंग में आगे जाके बिजनेस को ग्रैब कर सकती है, तो नेचुरली उनकी ग्रोथ रेट थोड़ी फास्टर होगी। पर लार्ज कैप आईटी कंपनीज के पास कैश बहुत है, उनका एआई रिलेटेड ग्रोथ में बिकॉज आती मूव करती है तो बहुत धीरे ही करती है। तो लार्ज आईटी कंपनी थोड़ी स्लो होगी उस एआई में, धीरे धीरे उनकी वर्कफोर्स को एआई रेडी करना, ये करना। मगर एक एडवांटेज उनके साथ है, सबके पास भयंकर कैश बैलेंस है, और उस कैश से वो एक्विजिशंस या एआई रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करती है। जैसे दिग्गज आईटी कंपनियों ने बताया कि हम एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही छलांग लगा सकते हैं बाय बाइंग अनदर एआई कंपनी, क्योंकि कैश बैलेंस बहुत है उनके पास। तो एट दिस स्टेज मैं कहूंगा कि आप ब्रॉड बेस आईटी में निवेश करें, खाली क्योंकि एक का एक तरफ से पॉजिटिव है, दूसरे का दूसरी तरफ से, और कौन सी कंपनी कब एक बड़ी एआई कंपनी को खरीदती है वो हमें पता नहीं होगा। तो इट्स बेटर टू स्टे इन्वेस्टेड। अब इसमें क्या है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में ज्यादातर लार्ज कैप आईटी का डोमिनेंस है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप निफ्टी आईटी को छोड़िए, आप एक बैलेंस्ड आईटी पोर्टफोलियो बनाइए जहां पे आप रीजनेबली इक्वल वेटेज दीजिए मिड एंड स्मॉल कैप और लार्ज कैप को। तो रफली 50% मिड एंड स्मॉल कैप, 50% लार्ज कैप का एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो आप बनाएंगे आईटी में, तो आपको डेफिनेटली फ्यूचर में इसकी नॉट ओनली कैचअप रैली पर फ्यूचर एआई रिलेटेड ग्रोथ सभी आपको फायदा मिलेगा। और थर्ड थिंग इज कि रुपी डिवैल्यूएशन का बेनिफिट सीधे आईटी को मिलता है। रुपी जैसे आपको पता है ऑलमोस्ट 5% इस साल डिवैल्यू हुआ है, तो उनकी जो रुपी अर्निंग्स है कांस्टेंट करेंसी पे शायद 2% 3% बढ़े, बट रुपी अर्निंग्स के कारण 7-8% उनकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। तो आईटी इस माहौल में मेरे लिए एक बहुत अच्छी कॉन्ट्रा पिक है जो आपके पोर्टफोलियो में रहनी चाहिए, बट जैसे मैंने कहा डाइवर्सिफाई करके निवेश कीजिए उसमें। तो ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रा पिक होવી જોઈએ, पर एक डाइवर्सिफाइड મેનર માં તમે અહીંયા એક નિવેશ કરી શકો છો, ચૂઝ એન્ડ પિક કરી શકો છો, પણ યસ ડેફિનેટલી અહીંયા નજર તો રાખવી જ જોઈએ ને ઇન્વેસ્ટેડ રહેવું જોઈએ। ऑन दैट नोट यहाँ एक ब्रेक का भी समय हो गया है, तो सुनील जी हम ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ માર્કેટ એક્સપર્ટ સુनील सुब्रमण्यम સાથે। सुनील जी, दूसरा अगर हम देखें तो
एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PLI स्कीम्स है, चाइना प्लस वन थीम है, और एक बात जो हम सर्विस सेक्टर में तो माहिर है ही। आप कहाँ देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ एज अ इन्वेस्टर? अगर देखना है तो आप कहाँ अभी इन्वेस्ट करोगे? कौन से एरियाज आपको पसंद है? देखिए, टॉप मोस्ट एरिया फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स है सबसे, बिकॉज अल्टीमेटली ये कंजम्पशन की नंबर्स जो आप अच्छे देख रहे हैं ना, शायद अगले क्वार्टर में आपको पता लगेगा कि क्या कंज्यूमर कंपनीज जो है वो अपने मार्जिन को सेक्रीफाइस कर ये सेल्स को बढ़ाया है या मार्जिन को प्रोटेक्ट किया है। मार्जिन एक्सपेंशन तो शायद नहीं हुआ होगा, तो उस हिसाब से शायद कंजम्पशन सेक्टर में आपको जनवरी रिजल्ट्स के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि कंपनियों की, इंडिविजुअल कंपनी ने कैसे हैंडल किया इस फेस्टिवल सीजन की जो माहौल है, बिकॉज कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाड़ी कंपनी या ड्यूरेबल कंपनी बहुत से कंपटीशन है। मगर एक चीज गारंटीड है कि कोई भी उसमें कंपनीज में विनर हो, अल्टीमेटली टॉप लाइन ग्रोथ सबकी होनी है, चाहे वो हाई मार्जिन पे हो, लो मार्जिन पे हो, टॉप लाइन होनी है। तो टॉप लाइन होता है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ता है, और कैपेसिटी जब बढ़ता है तभी फ्रेश प्राइवेट कैपेक्स के लिए एक इम्पेटस आता है। तो आपने कहा कि चाइना प्लस वन, PLI, ये सब बातें, पर क्या है कि आपको पता है कि PLI अदर देन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत सी सक्सेस नहीं हुई है, बहुत सी जगह फेलियर हुई है, कहीं पे सीधा साधा रहा है। चाइना प्लस वन भी टेक ऑफ उतना नहीं हुआ है क्योंकि इस बीच में टैरिफ आके उसको कंफ्यूज किया है। तो अगर वो वाला फॉरेन ओरिएंटेड प्राइवेट कैपेक्स जो FDI के जरिए आता है, उसके लिए ट्रेड डील का सॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रेड डील के वो वाला चाइना प्लस वन स्टोरी बहुत आगे नहीं बढ़ेगा, और क्योंकि हम अपने आप से जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो क्वालिटी लेवल्स और इंटरनेशनल प्रोडक्टिव लेवल्स पे अभी हमारी देश आई नहीं है। तो FDI से फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, MNCs यहाँ आकर कारखाने सेटअप करेंगे, तभी उसका फॉरेन ओरिएंटेड प्राइवेट कैपेक्स में बूस्ट आएगी। तो उसके लिए ट्रेड डील का आना, उसके बाद वो होगा। अगर डोमेस्टिक प्राइवेट कैपेक्स केटरिंग टू डोमेस्टिक मार्केट, वो मेरे लिए रीजनेबली सर्टन एक ग्रोथ की एरिया है, और आज मार्केट का ध्यान पूरा कंजम्पशन के ऊपर है, तो प्राइवेट कैपेक्स के ऊपर अभी ध्यान नहीं गया। अभी भी डेटा आया कि फर्स्ट हाफ की डेटा में प्राइवेट कैपेक्स स्टार्टेड गोइंग, और कुछ महीने पहले या शायद 1.5 महीने पहले L&T के चीफ ने भी कहा कि वो देख रहे हैं कि ग्रीन शूट्स इन प्राइवेट कैपेक्स। तो मेरे लिए अगले 3 से 5 साल के लिए ये सस्टेनेबल स्टोरी है डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी एक्सपेंशन, चाहे वो ग्रीन फील्ड हो या ब्राउन फील्ड के जरिए। और उसको सर्विस करने वाले कौन करने वाला है? बिल्डिंग दोस मटेरियल्स, बिल्डिंग दोस मैन्युफैक्चरिंग दोस, वो है इंडस्ट्रियल कंपनीज। तो ये क्या है कि एक पोर्शन स्मॉल कैप और मिड कैप में है, पर ज्यादातर पोर्शन यहाँ पर SME और MSME जो कि लिस्टेड नहीं है, मगर उनका फायदा जहाँ पे उनको बिजनेस मिल रहा है, ऑर्डर्स है, उसको फाइनेंस करने वाले पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसलिए मेरा पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत पॉजिटिव है, तो वो लेंडिंग SME और MSME को खाली पब्लिक सेक्टर बैंक ही कर सकती है, क्योंकि वो 30-40 साल से उनको लेंड कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कैसे डील करना, रिलेशनशिप्स है और एक्सपीरियंस है। NBFCs या लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक का उतना एक उधर कॉन्फिडेंस नहीं है उधर लैंड करने का। तो मेरे लिए ये प्राइवेट कैपेक्स की ग्रोथ जो भी है उसमें रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल्स है, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, सीमेंट, स्टील, सब चीज होंगे, और उसके साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये मेरे लिए एक सस्टेनेबल 3 to 5 ईयर के लिए एक ग्रोथ स्टोरी है। अब मार्केट ने अभी पूरा उसको फैक्टर नहीं किया, इसलिए मुझे उसमें एक वैल्यू भी दिखती है। दूसरा जो एक सेक्टर है जो हम बहुत समय से जो बात कर रहे हैं, और इसमें अभी हमको थोड़ा एक ज़्यादा पुश देखने को मिल रहा है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस और पावर सेक्टर, फुल पावर सेक्टर हम ले ले तो कहाँ, कैसे आप देख रहे हो? बिकॉज यहाँ पूरा इकोसिस्टम भी बिल्ड होगा, तो सपोर्टिंग फैक्टर्स भी यहाँ कामकाज करेंगे, ट्रांसमिशन हो कि केबल्स और वायर्स हो, कैसे देखोगे? बिकॉज यहाँ की भी स्टोरी अभी इवॉल्व होने की चालू हुई है, यहाँ कैसे आप चूज एंड पिक करोगे? यहाँ पर क्या है कि चीज देखिए, 2-3 चीजें इसमें कि फर्स्ट इज दैट पावर का डिमांड डेफिनेटली प्राइवेट कैपेक्स के साथ बढ़ेगा, तो उसका में डाउट नहीं है। क्या है कि पब्लिक सेक्टर की रिलेटेड जो कंपनीज हैं इस क्षेत्र में, वहां पे मुझे वैल्यूएशन थोड़ी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रही है। तो मुझे वहां पर इमर्जिंग प्राइवेट सेक्टर की बेटर ऑप्शंस लगती है, बिकॉज फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। तो मैं कहूंगा कि इस होल पावर रिलेटेड एरियाज में एक पोर्शन आप मे बी 40 to 50%
आप उस पब्लिक सेक्टर स्पेस में रख सकते हैं। मगर 40 to 50% अजय, जैसे मैंने आईटी के बारे में कहा था, आपको एक प्राइवेट सेक्टर की ओर उस पूरी जैसे बताया केबल, ट्रांसफार्मर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है उसमें मेरा फोकस होगा। सेकंड, रिन्यूएबल एनर्जी का भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फोकस है, मगर रिन्यूएबल एनर्जी में के लिमिटेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, वो ज्यादातर उसका ग्रोथ होगा एट द आउटसाइड ऑफ द स्टॉक मार्केट इन छोटी मोटी कंपनियां। तो जैसे ही ये स्टॉक मार्केट में आती है थ्रू लिस्टिंग, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर डेफिनेटली ये सब एक लॉन्गर टर्म ग्रोथ स्टोरी है, सस्टेनेबल है। इनफैक्ट इसका सस्टेनेबिलिटी मैं 7 से 10 साल तक देखता हूँ, बिकॉज पावर में इंडिया के लिए जैसे ही हमारी इंडस्ट्री बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो रिक्वायरमेंट्स गोइंग टू बी ट्रेमेंडस। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड सेक्टर वर्थ इन्वेस्टिंग। बट जैसे मैंने कहा, मुझे पीएसयू रिलेटेड सेक्टर में थोड़ी वैल्यूएशंस महंगी दिख रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा उसमें एक और बड़ा एक प्राइस में चलाने के लिए। मगर प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड कंपनी में मेरी फास्टर ग्रोथ दिखती है, बट बैलेंस पोर्टफोलियो रखेंगे आप तो बेहतर होगा। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो આપણે રાખીશું और ज़्यादा जैसे सुनील जी मैंने रुझान आपका देखा वो है पीएसयू बैंक्स, पीएसयू सेक्टर्स। ऑफ कोर्स एक पेशेंस होना चाहिए, लेकिन यही सेक्टर्स है जो आगे जाके भी अभी अपने लिए काम कर सकते हैं। और सुनील जी, इतनी भी सारी चॉइस हो गई है, अभी वो समय आ गया है कि हम आप राइट चूज़ एंड पिक करो और आपका पोर्टफोलियो एक बनाओ, तो ऑफ कोर्स मार्केट आपको इसके लिए रिवॉर्ड करेगा। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी, और आपके वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથેજ મને પણ આપશો રજા।